हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपको मिलने आने वाले एग्ज़ाम HPU B.Ed एंट्रांस और SPU B.Ed एंट्रांस में ये कमीशन और कमेटियाँ जो होंगी आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से जरूर बना ले रहे हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU B.Ed एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल कमीशन और कमेटियाँ की सभी कमीशन और कमेटियाँ जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र 50 रुपये में आपको सभी कमीशन और कमेटियाँ आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आज तक जितनी भी कमीशन और कमेटियाँ हैं वो मात्र आपको 50 रुपये में PDF जो है 2 PDF प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस आपने करना क्या है, 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप करना है और आपने मात्र 50 रुपये पेड करने हैं। उसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इस नंबर पे सेंड करना है। आपको 2 PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। प्रोटेक्टेड PDF होंगी, विद पासवर्ड आपको दी जाएंगी। एक PDF में सभी कमिश्नर और कमेटियाँ जो हैं विद ईयर होंगी और दूसरी में जो इम्पोर्टेंट कमीशन और कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में देखने को आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ और आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद की जो स्थापना हुई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद की जो स्थापना हुई थी वे 1818 में हुई थी। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद चार्ल्स वुड, इम्पोर्टेंट है, वुड डिस्पैच के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चार्ल्स वुड समिति जो थी वो 1854 में आई थी और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन जो है, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वे किसे कहा जाता है, वे चार्ल्स वुड समिति को कहा जाता है, जो कि 1854 में आई थी। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग की बात करते हैं। हंटर शिक्षा आयोग जो था 1882-83 में आया था ये, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था भारत में महिला शिक्षा का विकास करना जो था, वो हंटर शिक्षा आयोग की प्रमुखता थी, हंटर शिक्षा आयोग की। उसके बाद सर थॉमस रैले आयोग जो था वो कब आया था, वे वर्ष 1902 में आया था। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। सर थॉमस रैले आयोग जो था 1902 में आया था। इस कमीशन की रिपोर्ट पर 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो था, अधिनियम जो था, वो पास किया गया था। उसके बाद ME सैंडलर आयोग जो है ये किस वर्ष आया था, ये 1917 में आया था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था सैंडलर आयोग ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी इस सैंडलर आयोग को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो सैंडलर आयोग जो था वो किस वर्ष आया था, ये 1917 में आया था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का इसने सुझाव दिया था। उसके बाद बात करते हैं सर फिलिप हार्टो कमेटी। तो हार्टो कमेटी हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये हार्टो कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। सर फिलिप हार्टो कमेटी इसका पूरा नाम है। इसने व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा पर जो था वो काफ़ी बल दिया था। तो ये कब आई थी, हार्टो कमेटी जो थी वर्ष 1929 में आई थी। उसके बाद बात करते हैं सर जॉन सार्जेंट रिपोर्ट समिति जो है, सार्जेंट कमेटी जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वे 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी सर जॉन सार्जेंट रिपोर्ट में, ये आपने याद रखना है। तो सर जॉन सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो वर्ष 1944 में आई थी। 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो थी इसमें कही गई थी। उसके बाद बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां और आयोग। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी जितनी भी कमीशन और कमेटियां जो हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक अगर वो परचेज़ करना चाहते हो तो 9816270168 नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये आपने पेड करने हैं। उसका जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने इस नंबर पे शेयर करना है। आपको PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, प्रोटेक्टेड PDF होंगी। उसके बाद बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां और आयोग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर S राधाकृष्णन आयोग के बारे में। तो डॉक्टर S राधाकृष्णन आयोग जो था वे 1948 में अपॉइंट किया गया था। 1949 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी और इसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की थी इस आयोग ने, ये आपने
याद रखना है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्मदिन पर टीचर डे जो है वो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मुदालियर शिक्षा आयोग के बारे में। तो मुदालियर शिक्षा आयोग जो है 1952-53 में ये आया था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो मुदालियर शिक्षा आयोग को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में। तो कोठारी कमीशन जो था, इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर DS कोठारी थे, दौलत सिंह कोठारी थे। ये आयोग जो था वो किस वर्ष आया था? ये वर्ष 1964 में आया था और इसने सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर जो था वो ध्यान दिया था, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार जो था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार जो था वो 1992 में एक कमेटी आई थी, एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल। इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है, तो ये आपने नोट कर लेना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार जो था उसे और किस नाम से जाना जाता है? उसे आचार्य राममूर्ति समिति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं MB बुच समिति। MB बुच समिति जो थी वो 1889 में आई थी और इसका उद्देश्य जो था वो दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी ये पहली शिक्षा समिति थी, ये आपने याद रखना है। दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन पर बनी जो पहली शिक्षा समिति थी वे कौन सी थी? वे MB बुच समिति थी। उसके बाद बात करते हैं जी राम रेड्डी समिति के बारे में। तो जी राम रेड्डी समिति जो थी 1992 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी ये आपने याद रखना है। प्रोफेसर। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में। तो प्रोफेसर यशपाल समिति जो थी वो 1992 में आई थी। बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना जो था इसका मुख्य उद्देश्य था, ये आपने याद रखना है। यह प्रोफेसर यशपाल समिति जो थी वो इसके बारे में कहा गया है। उसके बाद रामलाल पारेख समिति जो थी, रामलाल पारेख समिति जो थी वो 1993 में आई थी और ये B.Ed पत्राचार समिति जो थी इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति जो थी, प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति जो थी वो 1994 में आई थी और पत्राचार बीड अवधि जो थी वो 14 माह तय की गई थी, ये आपने याद रखना है। B.Ed अवधि जो थी वो 14 महीने जो थी वो तय की गई थी। उसके बाद प्रोफेसर R टकवाले समिति जो थी वो कब आई थी? वो 1995 में आई थी और सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से B.Ed जो था इसका मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था, नेशनल एजुकेशन कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था, नेशनल नॉलेज कमीशन जो था वो 2005 में आया था। ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी, ये आपने याद रखना है। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? वो सैम पित्रोदा हैं नेशनल नॉलेज कमीशन के, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जस्टिस JS वर्मा समिति के बारे में बात करते हैं। जस्टिस JS वर्मा समिति जो थी वो वर्ष 2012 में आई थी और शिक्षकों की क्षमता की इसमें पर जांच जो था इसमें कहा गया था जस्टिस JS वर्मा समिति में। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी 2017 की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 होगा, यहाँ पे आपने नोट करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट जो थी वो 31 मई 2019 को सबमिट की गई थी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्घाटन जो था वो भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया था और ये नीति छात्रों की नैतिकता नैतिक मूल्यों को विकसित करने, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए साथ साथ नौकरी पाने के लिए तैयार करने की लक्ष्य रखती है, ये आपने याद रखना है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 2020 में कहा गया था कि इसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो था इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं जैसे वुड डिस्पैच जो था वे 1854 में आया था। हंटर कमीशन जो था, हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 में आया था। हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। सार्जेंट प्लान जो था वो 1944 में आया था।
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948-49 में ये आया था, कमीशन आया था। मुदालिर आयोग जो था वे आपका 1952-53 में आया था, अभी डिस्कस किया। कोठारी आयोग 1964 में अपॉइंट हुआ था और 1966 में इसने रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी आई थी, पहली 1968 में। शिक्षा कार्य दल वर्किंग ग्रुप जो था वे आपको 1985 में आया था। उसके बाद नवीन शिक्षा नीति न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी वो 1986 में आई थी। आचार्य राम मूर्ति कमेटी जो थी वो वर्ष 1990 में आई थी। यशपाल कमेटी की बात करते हैं, यशपाल कमेटी जो थी वो 1992 में आई थी। उसी तरह संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी वो वर्ष 1992 में आई थी। अब कुछ कमीशन और कमेटियों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बोर्ड डिस्पैच की बात करते हैं तो बोर्ड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर इसने बल दिया था, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो पाएँ। 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। इसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई थी। उसके बाद बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन जो था वो 1882 में आया था। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1882 में की गई थी। और व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर इसने बल दिया था। हाई स्कूल में प्रतिवर्ष 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। इस कमीशन के बाद सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों से अनुदान राशि लेने का नियम बनाया था। हंटर कमीशन में निजी प्रबंध समितियों की मदद से कई निजी कॉलेज और स्कूल जो थे वो खुले थे। 1896 में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया, जिसमें इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति होती थी। यद्यपि ये परीक्षा भारतीयों के लिए भी खुली हुई थी, मगर अधिकांश भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। और आयोग ने, हंटर कमीशन ने वुमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा पर जोर देने को कहा था। उसके बाद बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। हार्टो कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। द हार्टो कमेटी रिपोर्ट जो है, हार्टो कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो हार्टोग थे, ये आपने याद रखना है। हार्टो कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन जो था वो साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया था। उसके बाद अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने इसे अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए और माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। ये भी इस कमेटी में कहा गया था। तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल जो थे वो स्थापित किए गए थे। सार्जेंट प्लान की बात करते हैं। सार्जेंट प्लान कमीशन जो था वो 1944 में आया था। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्ता दे दी गई कि इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जो सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती है। सार्जेंट प्लान की कुछ रिकमेंडेशन थी, कुछ सिफारिशें थी, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हाई स्कूल को पुनर्गठित किया जाए और इसे दो प्रकार से बांटा जाए। पहले में कलाओं और मूल विज्ञानों की शिक्षा दी जाए। दूसरे प्रकार के तकनीकी हाई स्कूल में विज्ञान के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक विषय पढ़ाए जाएँ। 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 11 वर्ष से 17 वर्ष की उम्र तक 6 वर्षों की शिक्षा की व्यवस्था हो। इंटरमीडिएट कक्षाओं तक की पढ़ाई हाई स्कूलों में हो और स्नातक स्तर पर 3 वर्षों का पाठ्यक्रम हो, ये भी इसमें कहा गया था। इसकी सिफारिश थी। कॉलेजों में प्रवेश संबंधी नियम निर्धारित किए जाएं तथा देश में एक राष्ट्रीय नवयुवक आंदोलन आरंभ किया जाए, जिसका उद्देश्य अपने शरीर का निर्माण और देश सेवा की भावना की शिक्षा देना हो। ग्रामीण पाठ्यचर्या में कृषि पर बल देना। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक शिक्षा जोड़ा जाए, जिसे गृह विज्ञान जो था, होम साइंस। सार्जेंट योजना के अनुसार देश में 40 वर्षों के अंतर्गत शिक्षा के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया जाना था, परंतु कालांतर में इसकी अवधि घटाकर 16 वर्ष कर दी गई। इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि जल्द ही भारत स्वतंत्र हो गया और स्वाधीन
भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति जो थी वो अपनाई थी। और पूर्वोक्त वर्णन में से अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में शिक्षा, विशेषकर अंग्रेजी शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी प्राप्त होती थी। शिक्षा प्रसार में 19वीं से 20वीं सदी में स्वयंसेवी संस्थाओं और प्रमुख व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इसी प्रकार आर्य समाज ने वैदिक शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए प्रयास किया। अनेक स्थानों पर शिक्षा को राष्ट्रीय आधार पर चलाने के लिए राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। इन सारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा की पर्याप्त जो थी प्रगति हुई थी। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में। तो राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में एक कमीशन बहाल किया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और आवश्यक सुझाव भी देने थे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन अगस्त 1949 में प्रस्तुत किया और इसकी जो सिफारिशें थी वे निम्नलिखित थी। उनकी सिफारिशें थी कि शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिक और संकीर्ण विचारों पर रोक लगाई जाए। शारीरिक प्रशिक्षण और अन्य सामूहिक क्रियाओं पर भी बल दिया। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि माध्यमिक स्तर पर ही सामान्य शिक्षा के अलावा भौतिक वातावरण से पूर्ण परिचय के अतिरिक्त भौतिक तथा शारीरिक विज्ञान के मूल सिद्धांत की जानकारी दी जाए और संचार साधन के रूप में भाषा को स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि जो है वो 3 वर्ष होनी चाहिए। ये इस आयोग का सुझाव था। विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो। शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियां हो, जैसे प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता और शिक्षक। उसके बाद विश्वविद्यालय प्री यूनिवर्सिटी हो, 12 वर्ष का अध्ययन हो और विद्यालयों में परीक्षा देने के लिए अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में बटी होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक की उपाधि अनिवार्य हो। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और शोध की स्त्री शिक्षा का विकास हो। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। सरकार ने राधाकृष्णन आयोग के अनेक सुझावों को स्वीकार कर आवश्यक कदम उठाए। सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना और आगे चलकर स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रयास भी हुए और अभी भी किए जा रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं मुदालियर कमीशन के बारे में। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के सुधार के लिए श्री डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। पाठ्यचर्या में विविधता लाने और मध्यवर्ती स्तर जोड़ने त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की सिफारिश की गई। MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाएं। उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला और संगीत। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो दौलत सिंह कोठारी ने की थी इसकी अध्यक्षता। इस आयोग के मूल में 3 वर्षीय थर्ड 5 ईयर प्लान योजना रही, जिसने बहुत स्पष्ट शब्दों में देश की शिक्षा पद्धति के लिए पुनर्विचार की बात पर बल दिया। ये आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो अस्तित्व में आ सकी थी। लगभग सभी एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान खींचा गया, जैसे नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन, शिक्षा में होने वाले वित्तीय समस्याओं पर विचार और शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि। लास्ट में बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। बात कर ही लेते हैं। 1968 में आई थी। कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के संबंध में लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई। कालांतर वर्ष 1968 में जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वयं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी। उसके बाद शिक्षा कार्यदल जो था, वर्किंग ग्रुप जो था 1985 में आया था। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर कुलदीप स्वामी थे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी ये आई थी। 1980 का दशक भारत में राजनीतिक रूप से उथल पुथल का दौर रहा। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शिक्षा के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस संदर्भ में शिक्षा की चुनौती, नीतिगत
परिप्रेक्ष्य चैलेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव के नाम से एक वस्तुस्थिति प्रपत्र भारत सरकार द्वारा बनाया गया और 1986 में नवीन शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ, जिसका मुख्य फीचर्स थे कि इस 21वीं सदी के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशलों का विकास करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा लागू हो, 10+2 पर आधारित हो। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक केंद्रीय पाठ्यक्रम पर भी बल दिया जाए और प्रारंभिक शिक्षा को है वो सर्वव्यापी बनाना है, ये आपने याद रखना है। आचार्य राममूर्ति कमेटी जो थी वो 1990 में आई थी। यशपाल कमेटी जो थी 1992 में आई थी, ये आपने नोट कर लेना है। मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 में आई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है 2020 जो है वो अभी आई है। इसको हम आगामी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की कमेटियंस को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया, जो मैंने आपको आगामी HP और SPU BEd एंट्रांस में ये कमीशन और कमेटियाँ जो होंगी वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP और SPU BEd एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ की PDF चाहते हो तो आपने 9816270168 पे नंबर पे व्हाट्सएप करना है और मात्र 50 रुपये जो है वो आपने पेड करने हैं। इसी नंबर पे आपने स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करना है पेमेंट का। आपको 2 PDF जो हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें एक PDF में सभी कमिश्नर कमेटियाँ होंगी, दूसरे में सभी जो इंपॉर्टेंट कमिश्नर कमेटियाँ हैं वो आपको डिटेल में देखने को मिलेंगी हिंदी लैंग्वेज में। तो बस आपने इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मात्र 50 रुपये पेड करने हैं और स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड करना है। आपको PDF जो है प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।